अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम सैयदा अरमीन फातिमा है और मेरा नाम सैयदा खलील फातिमा. इस सेशन का इंतखाब हम लोगों ने सिर्फ इसीलिए किया ताकि जो एक्सपीरियंसेस हम लोगों ने हासिल किए हैं वो हम आप तक पहुंचा सकें. तो डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैदराबाद गए थे एक एजुकेशनल फील्ड ट्रिप पे कोवसजी इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री में, जो हमारे टीचर्स और माजू साइकोलॉजी सोसाइटी ने अरेंज करवाया था. तो उस फील्ड ट्रिप के थ्रू आउट द फील्ड ट्रिप हम लोगों ने बहुत कुछ लर्न किया. तो जो कुछ हम लोगों ने लर्न किया वो आज हम लोग आप लोगों से शेयर करेंगे. तो थैंक्स टू आवर टीचर्स मैम शुमाइला, मैम मरियम हनीफ गाजी एंड सर मुस्तफ़ा और हसान, ऑब्वियसली हमारे चेयरमैन. तो अब हम आपका तारुफ कराते हैं अपने मौजूद टीचर से. हमारी हेड ऑफ डिपार्टमेंट मैम मरियम हनीफ गाजी, आर मेंटोर मैम शुमाइला और सर मुस्तफ़ा हबीब जो हैं और जो हमारे इस पूरी ट्रिप में हमारे साथ साथ रहे थे. अब इनसे कुछ सवालात का सेशन का आगाज़ किया जाता है जिसमें बच्चे भी और हमारे जो मेंटोर्स हैं वो बराबर के शरीक हैं. ठीक, तो आप लोग जब ट्रिप पर गए थे तो आप लोगों को कैसा फील हुआ, क्या क्या आपने एक्सपीरियंसेस थे जो आप हमसे शेयर करना चाहें? उन्होंने ये आइडिया पूरा क्रिएट किया था, पूरा आइडिया उन्होंने हमें दिया था कि हमें एक ट्रिप करवानी चाहिए जो सर कवाल जी जहांगीर इंस्टीट्यूट है. वहाँ पर दरअसल वहाँ पर ऐसे साइकेट्रिक पेशेंट्स हैं जो हमारे लिए बहुत सीखने को कुछ मिला वहाँ पर हमें उन्हें देख के. और दूसरा ये है कि जब हम लोग वहाँ पर गए तो बहुत सारी हर्डल्स, एक तो जब कोई हम ट्रैवल करते तो उसमें ऑब्वियस है कि बहुत सारी हर्डल्स आती हैं. तो हमें भी बहुत सारी हर्डल्स आई. जैसे एक आई थी कि हम सुबह थोड़ा लेट हो गए थे, हमारी वहाँ पर अपॉइंटमेंट थी, हमें वहाँ पर जाना था, अब 12 बजे तक हमें वहाँ पर पहुँचना था, मगर हम वेदर की वजह से और कुछ चीज़ों की वजह से हम वहाँ पर लेट हो गए थोड़ा. तो उसके बाद भी फिर वहाँ पर जब पहुँचे तो उनको देख के तो हमारे जो तासुरात थे वो लफ्ज़ों में तो बयान नहीं किए जा सकते कि वो वहाँ पर एक तरीके से कैद हुए हुए हैं और हम यहाँ पर आज़ादाना घूम रहे हैं और हमारी जो सोचने समझने की सलाहियत है वो उनसे काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं. और तो इस बात पे ये था कि हमें शुक्र अदा करना चाहिए. और बाकी हमने एंजॉय भी बहुत कुछ किया था वहाँ पर. वहाँ पेशेंट्स ऑलमोस्ट जो है क्योर हो गए थे और अपने घर जाने वाले थे. तो उनके एक्सपीरियंसेस बहुत बेनिफिशियल थे, बहुत एजुकेटिव थे. तो आपको वहाँ पे साइकोलॉजी की किस टाइप की कोई कमी महसूस हुई या बहुत अच्छी जो चीज़ें लगी उनकी? दरअसल ये है कि यहाँ पे भी जैसे कि हमारे हसान जो हमारे सोसाइटी के जो चेयरमैन हैं उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो शुक्र करेंगे हम अपने टीचर्स का, HODs का जिन्होंने ये अरेंज कराया. और इसका जो एक पर्पस था वो बिल्कुल फुलफिल्ड था कि हमें पता लगे कि साइकोलॉजी के हिसाब से क्या काम हो रहा है. जब हम वहाँ गए और हमने वहाँ जाके देखा कि साइकोलॉजी पे क्या काम हो रहा है तो वहाँ पे मुख्तलिफ डिसऑर्डर्स के मतलब सारे मौजूद थे वहाँ पेशेंट्स. तो उनको बिल्कुल एक इंस्ट्रक्शनल वे में हमने किया सब कुछ अरेंज. तो फिर ये है कि वहाँ पे हमने देखा कि साइकोलॉजी के हिसाब से साइकेट्रिक तो वहाँ पे काम बहुत हो रहा है, पर जो साइकोलॉजी के हिसाब से काम हो रहा है वो उसकी थोड़ी सी नीड थी. और होपफुली कि हमारे मेंटर्स ने ये भी कहा कि वहाँ बातचीत हुई कि होपफुली कि वहाँ अगर यहाँ से बैच जो पास आउट होते हैं वो वहाँ जाके इंटर्नशिप करेंगे और होपफुली वहाँ जाके वो और अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं. थोड़ी सी वहाँ नीडेड है थेरेपीज़ और बाकी उन चीज़ों में, लेकिन एक पूरा ओवरऑल हिसाब नज़र आया वहाँ पे साइकोलॉजी के हिसाब से क्या था और कैसे डिसऑर्डर्स हैं और पेशेंट को कैसे डील करना है, क्या चीज़ें, बहुत कुछ सीखने को मिला. कि अगर आपको कभी मौका मिला वहाँ पर इंटर्नशिप वगैरह करने का तो आप किस तरीके के पेशेंट्स को ज़्यादा फोकस करेंगे? एक्सपीरियंस तो ओवरऑल बहुत अच्छा था वहाँ पे. और जहाँ जैसे उन्होंने सब कुछ संभाला हुआ था, अरेंजमेंट, वहाँ का स्टाफ जो था, सब कुछ बहुत अच्छा था. ऐसा कुछ नहीं है कि मैं किसी स्पेसिफिक जगह पे जाऊँगी, फ़िलहाल मेरा कुछ ऐसा नहीं है माइंड में. जो जिस तरह का हुआ इंशाल्लाह जो डील कर सके वो करेंगे. मेरा आपसे सवाल है कि जब आप वहाँ गए तो आपने बहुत सारे पेशेंट्स से डील की, तो वहाँ पे ज़्यादातर जो पेशेंट्स थे उनको किस वजह से वो लोग वहाँ पे थे? मतलब आपको ऐसा क्या लगा कि ये लोग पेशेंट्स इस वजह से हैं वहाँ पे जो क्लाइंट्स थे सारे? दफ़ा तो ये होता है कि हमारी जो सोसाइटी है ना वो चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करती हैं. अब बहुत से ऐसे भी थे जो बहुत ज़्यादा सीवियर थे और बहुत ज़्यादा टाइम से वहाँ पर थे. जैसे एक से अगर हम मिले थे तो वो वहाँ पर 35 ईयर्स से वहाँ पर थे. अब वो थोड़े बहुत तो रिकवर हो गए थे मगर अब वो वापस घर नहीं जा पा रहे थे क्योंकि जो उनके घर वाले हैं वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे और सोसाइटी में उसको एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही थी क्योंकि
लोगों का स्टिग्मास हैं, बहुत सारे मिथ्स हैं कि जो यहाँ से आ गया है कि तो अभी भी वो बहुत डेंजर में है। वहाँ पर जो हमारा सेशन हो रहा था वहाँ पर, तो वहाँ पर हमें एक बात पता चली कि वहाँ पर उनके पास एक पेशेंट आया था जो उनका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं था, और उसने एक दफ़ा अपने घर में आग लगा दी थी। तो उसके बाद जब वो वहाँ पर आया, उसने सारी काउंसलिंग वगैरह ली, वो रिकवर हो गया, मगर जब वो वापस घर जाना चाह रहा था तो उसके घर वाले उसको नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे। वो अभी भी उसी बात से वो कर रहे थे कि वो वापस उनको कोई नुकसान ना पहुंचा दे, और जबकि वो उसके अपने घर वाले थे, अपना ब्लड रिलेशन था, तो वो भी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। तो ये है कि वहाँ पर बहुत सारे तो ऐसे पेशेंट्स हैं जो अभी भी जाना चाह रहे हैं मगर उनको नहीं मिल रही। अच्छा रज़ा, आपसे मेरा ये सवाल होगा कि जब आप वहाँ पर फीमेल वार्ड में जब हम लोग एंटर हुए थे तो वहाँ पर आप मेल्स को रोक दिया गया था आगे आने से, उस वक्त आपको कैसा फील हुआ था? फील का तो कोई मसला नहीं था, लाइक ऑब्वियसली देयर आर सर्टेन रूल्स, तो ऑब्वियसली वो वुमेन एरिया था, तो वहाँ पे अगर मर्द को जाने की इजाज़त नहीं थी तो ठीक है। और अगर जहाँ तक अगर बात है कि हमें रिसर्चेस के लिए और लाइक ऐसे ही फॉर नॉलेज के लिए हमें कहीं जाने नहीं मिला, तो मेन वार्ड था, हम लोग ने वहाँ पे गए और हमें बहुत से पेशेंट्स मिले, जिसकी वजह से हमें बहुत सी नॉलेज मिली कि किस तरह के पेशेंट्स पाए जाते हैं। तो सर मेरा आपसे ये सवाल होगा कि जब हम लोग एंटर हुए थे वार्ड के अंदर तो 2 पेशेंट्स हमें सबसे पहले दिखाए गए थे जिनसे हमें फासले का भी कहा गया था, पर एक पेशेंट ने आपका हाथ पकड़ के कोई बात की थी, तो उस वक्त आपको कैसा महसूस हुआ और आपने उसकी बात का किस तरीके से जवाब दिया? ये बहुत अल्लाह ताला का एहसान था कि अल्लाह ताला का एहसान है कि वो उस तरफ था और मैं इस तरफ था। ये अल्लाह का एहसान है हमारे ऊपर, नहीं तो हम भी उस तरफ हो सकते थे। तो अल्लाह ताला का हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें इस काबिल किया कि हम उससे बात कर रहे हैं। उससे बात करके इस बात का अंदाज़ा मुझे ख्याल में, खैर मेडिकली तो शायद जाहिर सी बात है, आप लोग डॉक्टर्स बताएंगे, मुझे इस बात का एहसास बहुत ज़्यादा हुआ कि हमारा माशरा इन लोगों को कबूल नहीं कर रहा है। हमारा जो ख़ानदान है, जो हमारे लोग हैं, या हम खुद इन लोगों को कबूल नहीं कर रहे हैं। और वहाँ जाके मेरे ख्याल में हमारे स्टूडेंट्स ने भी इस बात का जिक्र किया कि ये बीमारी है, आपने भी, मैडम ने भी वहाँ इस बात का जिक्र किया था कि ये जहनी बीमारी है, कोई ऐसा नहीं है मामला कि आप उनको दूर रखें, उनको करीब लाएं, उनको एक्सेप्ट करें और उनको अपनी ख़ानदान में जोड़ें। तो वहाँ इस बात का एहसास बहुत हुआ। जब उस बंदे ने मेरा हाथ पकड़ा, हाथ बिल्कुल नहीं थाम लिया, तो ऐसा लगा कि जैसे उसको किसी की ज़रूरत है जो उसको थाम ले, अपनाइयत की उसको ज़रूरत है। तो हमें ऐसे लोगों को सहारा देने की ज़रूरत है। ये एहसास मैम मरियम हनीफ गाजी से कि मैम जब हम वहाँ पे पहुँचे तो एंड में जो है ना आप लोगों को एक सीवियर वार्ड में ले जाया गया था। वहाँ पे एक इंसान था जिसने 2 कत्ल किए थे। तो आपको उससे मिलके क्या महसूस हुआ, क्या लगा, आपकी फीलिंग्स क्या थी थ्रू आउट उससे जब आप मिल रही थी? देखिए, इस तरह के सीवियर पेशेंट को तो इसी तरह आइसोलेशन में ही रखा जाता है। सजेस्ट भी यही किया जाता है ताकि ना वो ख़ुद को नुकसान पहुँचाएँ, ना उनकी ज़ात से किसी और को नुकसान पहुँचे। लेकिन जो चीज़ मुझे महसूस हुई वो ये थी कि काफ़ी टाइम से वो शख्स वहाँ बंद था, और अगर ठीक होने के चांसेस भी होते हैं तो वो ये होता है कि बाज़ औक़ात ऐसे लोग जब बाहर निकलते हैं, चीज़ों को सीखते हैं, देखते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ करते हैं, तब उनके अंदर ज़ाहिर है वो जहनी बीमारी का शिकार था, इसी वजह से उसने कत्ल भी किए थे। तो जहनी बीमारी का इलाज आइसोलेशन सिर्फ नहीं है, लेकिन वहाँ पर इस तरह की हमारे पास हमारे कंट्री में फैसिलिटीज़ नहीं है कि हम उनको उनके मुताबिक इलाज की सहूलियात दे सकें। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप स्टूडेंट्स जो हैं, इस चीज़ को आप लोगों ने क्योंकि देखा, ये आप लोगों को मौका दिया गया, तो आप लोग सोचें आगे जाकर कि क्या ऐसे लोगों के लिए किस किस्म की सहूलियात हम मैसर करवा सकते हैं, हमें उन्हें किस तरह से ट्रीट करना चाहिए ताकि वो एक माशरे का फ़ाल जो शहरी है वो बनकर बाहर आ सके वहाँ से, या कम अज़ कम वहाँ इस हालत में कॉन्स्टेंटली ना रहें, क्योंकि वो मुस्तकिल इसी हालत में काफ़ी सालों से है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई ठीक ना हो सके, कुछ क्योर होना या कुछ उसकी हालत बेहतर की जा सकती है। तो मुझे ये महसूस होता है कि अब बहुत ज़रूरत है कि हमारे मुल्क में भी इन चीज़ों पर काम हो, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग ही इसको आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, मेरा सवाल मैम शुमाइला इम्तियाज से है। मैम, जब हम लोग सीवियर वार्ड में एंटर हुए थे, एक तो हम लोग को जो स्टार्ट में एक पहले वार्ड की तरफ ले जाया गया था, वहाँ पर बहुत सारे एक ही वार्ड के अंदर थे काफ़ी सारे लोग। तो उसमें एक जो शख्स थे वो बार बार रो रो के आप लोगों से इंतजार कर रहा था कि मुझे मेरे घर ले जाओ, घर ले जाओ। तो आप अगर ऐसे पेशेंट से ट्रीट करेंगे तो उस वक्त आपके जवाब क्या होंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये होती है कि जितने भी पेशेंट्स होते हैं, ठीक है, एज अ साइकोलॉजिस्ट हमें ये सिखाया जाता है कि आप उन्हें अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड दें, ठीक है, आप उन्हें एक्सेप्टेंस दें, आप एम्पथाइज़ करें उनसे, ठीक है। तो एज अ साइकोलॉजिस्ट ये हमारा काम है कि अगर वो हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम उनकी रिक्वेस्ट को सुने, उनका कथारसिस हो, वो चाहते हैं कि उनको कोई सुने,
ٹھیک ہے, وہ اس وارڈ میں تھے جہاں پہ کسی کو بھی جانا الاؤ نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ جو ان لوگوں کے ساتھ پیشنٹس تھے وہی تھے اور کوئی بھی نہیں تھا, ان کو سننے والا کوئی نہیں تھا. اور اگر کہیں نہ کہیں وہ ریکوری کی طرف جاتے بھی ہیں میڈیسن کی وجہ سے, تو واپس وہ ریلیپس کر جاتے ہیں, کیونکہ ان کی گیدرنگ اور سراؤنڈنگ کیا تھی, سارے وہی پیشنٹس تھے. تو مجھے لگتا ہے کہ جب ایسے پیشنٹس آپ سے کوئی بھی بات کرتے ہیں تو آپ کو انہیں بہت تحمل سے سننا چاہیے, آپ کو انہیں ریفلیکٹ بیک کرنا چاہیے, آپ کو انہیں رسپونڈ کرنا چاہیے, آپ کو انہیں ایکسیپٹنس دینی چاہیے, کیونکہ آپ ان سے ڈائریکٹ کنفرنٹیشن نہیں کر سکتے کہ اچھا آپ پاگل ہیں, یا پھر اس طرح کی بات کہ نہیں تم تو ناٹک کر رہے ہو, تم جھوٹ بول رہے ہو, ٹھیک ہے. ایسے پیشنٹس کے لیے کنفرنٹیشن بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے. ہو سکتا ہے کنفرنٹیشن سے وہ ٹھیک نہ ہو, وہ بہتری کی طرف نہ جائیں, مزید ان کی حالت خراب ہو جائے. تو آئی گیس انہیں اگین ایکسیپٹنس دینی چاہیے. ایکسیپٹنس اگر ہم نہیں دیں گے, سائیکالوجسٹ ایکسیپٹنس نہیں دے رہے, تو ہم فیملی یا باقیوں کی تو بات ہی نہیں کر سکتے. تو ایکسیپٹنس یا چینج جو ہے وہ ہم ہی سے اسٹارٹ ہوگا. میں ایک بات, ڈاکٹر دبیر نے 2 واقعات سنائے تھے, ایک کو تو حسان نے ذکر کیا ہے, ایک اور واقعہ بھی سنایا تھا, وہ کسی کو یاد ہے؟ مجھے یاد ہے طارق روڈ والا, وہ کہ مطلب لائک ان کے ساتھ وہ تو وہ برننگ والا ہی تھا کہ وہ دوبارہ وہ واپس نہیں آیا تھا. وہ شخص اس کو دوبارہ چھوڑ, جب فیملی سے وہ لے کر اپنے ساتھ ہی سفر پر گئے تھے, پھر وہ واپس ان کے ساتھ نہیں آیا تھا. ہاں, ایک وہ طارق روڈ والا تھا, وہ آپ سنائیے گا ذرا. وہ یہی کہہ رہے کہ وہی تو ہے وہ برننگ. اس میں یہ تھا کہ وہ اس کو جب لے کر آئے تھے نا, تو اس نے ایک دفعہ اپنے گھر میں آگ لگا دی تھی, جس کی وجہ سے اس کے گھر والے اپنی جان کا خطرہ محسوس کر رہے تھے, تو اسے وہ وہاں لے کر گئے تھے. پر جب انہوں نے گھر والوں میں کون تھا؟ والدہ اور 2 بہنیں. جی یہ تھی نا, جی, یعنی کہ والدہ خوفزدہ تھی اپنی اولاد سے, جی, اس نے گھر میں آگ لگا دی. ایکسیپٹ نہیں کر رہی, ایکسیپٹ اس لیے نہیں کر رہی کہ ان کو محبت نہیں تھی. جی, مسئلہ کہ وہ خوف کا شکار تھی, گھر میں کوئی سنبھالنے والا نہیں تھا. جب ڈاکٹر دبیر لے کر گئے وہاں پر, اور ڈاکٹر دبیر نے جب والدہ سے بات کی, وہ کیا بات کی یاد ہے آپ کو؟ جی, وہ انہوں نے کہا تھا کہ میں اس پہ ہم نے بہت کام کیا ہے, میں اسے 1 گھنٹے کے لیے یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں. اگر آپ کو 2 گھنٹے کے لیے, اگر آپ کو لگتا ہے جتنا ٹائم یہ یہاں پر ہے اس میں کوئی بہتری نہیں آئی, تو میں واپس آ کر اسے لے جاؤں گا. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بھی بہتری آئی ہے, تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کو, والدہ نے اس کو رکھ لیا, اور وہ اس کے بعد کبھی دوبارہ نہیں آیا تھا. ایک اور واقعہ تھا, ایک واقعہ ہوتا بہت دردناک, کوئی آئی گیس بھابھی والا تھا کچھ اس طرح سے کہ بھابھی تھی گھر میں, تو میڈم آپ کو یاد ہے؟ مجھے اگر ہنٹ ملے گا تو یاد آ جائے گا. ایک بچہ اپنی ماں کو چھوڑ گیا, ہاں دروازے میں چھوڑ کے چلا گیا. ہاں, وہ کہ میں کچھ لینے جا رہا ہوں, اور پھر وہ مڑ کے واپس نہیں آیا. جو انہوں نے بات سنائی تھی کہ یہ ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا المیہ ہو گیا ہے کہ ہم ذمہ داریاں نہیں اٹھا رہے. یہ بھی دیکھیں, ہم سیکھ رہے ہیں نا, ہم آج گئے تو ہم نے سیکھا ہے کہ ہمارا معاشرہ ذمہ داریاں اٹھانے کو تیار نہیں ہے, ہماری اولاد بھی ذمہ داری اٹھانے کو تیار نہیں ہے. ہاں, تو وہ بیٹا جو ہے ماں کو گیٹ پہ چھوڑ کے چلا گیا اور کہہ کے گیا کہ میں بھی آ رہا ہوں, اور چلا گیا. اچھا, ایسے واقعہ پھر ادھر نہیں ہے, اولڈ ہاؤسز میں بھی ایسے واقعات ہونے پڑے ہیں. تو اس کی وجوہات کیا ہے, کیوں ایسے واقعات ہو رہے ہیں؟ کیا یہ بھی نفسیاتی طور پر ہم اتنا خود غرض ہوتے جا رہے ہیں, یا ہمارے اندر وہ احسان کا معاملہ ختم ہو رہا ہے؟ آپ تو ماشاء اللہ تو ٹریٹ کرتی ہیں ڈاکٹر نے. ایز اے کمیونٹی جو ہے, مجھے لگتا ہے کہ ہم ایز اے کمیونٹی بہیس ہو رہے ہیں. مطلب اوور آل پوری ہماری جو سوسائٹی ہے, کیونکہ ہم جو میڈیا دیکھ رہے ہیں, جو ہمیں دکھایا جا رہا ہے, جو ڈراماز ہمیں دکھائے جا رہے ہیں, اس میں خود غرضی کا جو ایلیمنٹ ہے وہ بہت زیادہ نظر آتا ہے. اگر میں بات کروں پاکستانی چینلز پر جو ڈراماز نظر آتے ہیں, تو ان میں نے ایک چیز بہت زیادہ آبزرو کی کہ خود غرضی کا ایلیمنٹ بہت ہے, خود غرضی کا عنصر بہت زیادہ ہے. اور اس کی وجہ سے شاید جو ہماری جنریشن جو وہ ڈراماز دیکھتے ہوئے بڑی ہو رہی ہے, ان کو یہ لگتا ہے کہ ہم اور ہماری اہمیت بس, یعنی اگر میری کوئی ذاتی خواہش پوری نہیں ہو رہی, یا میری کوئی ضرورت پوری نہیں ہو رہی, اور وہ میرے ماں باپ نے یا میرے گھر والوں نے پوری نہیں کی, تو یہ وہ لوگ قصوروار ہیں. ہم دوسری سائڈ پر آ کر سوچنے کا ہمارے ذہن میں آتا ہی نہیں یہ خیال کہ ہم اس جگہ پہ خود کو رکھ کر, ہم اپنے ماں باپ کی جگہ خود کو رکھ کر سوچ سکتے ہیں کہ اگر وہ ہم سے ایسا بیہیو کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں, کیا پتہ ان کے ساتھ بھی کوئی ایشوز ہوں, یا یہ ان کی اپنی ریسٹرکشنز ہوں, ان کی اپنی لمیٹیشنز ہوں. اگر ہم اپنی سوسائٹی کی بات کریں یا کلچر کی بات کریں, تو ہمارا جو کلچر ہے وہ پیٹریارکل کلچر ہے, ٹھیک ہے. یہاں پہ ہر جگہ جو لیڈ کر رہا ہے وہ میل لیڈ کر رہا ہے, صحیح ہے. تو جو ہماری لوور کلاس ہے یا جو مڈل کلاس ہے, وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ جو بھی ڈیسیجن ہوتا ہے, یا جو بھی جسے کہہ لیں کہ جو کنٹرول ہوتا ہے, وہ میل کے پاس ہوتا ہے. تو اگر میل ابیوزو ہے, ٹھیک ہے, یا میل اگر غلط ڈیسیجن لے رہا ہے, تو اس کے سائیڈ افیکٹس کیا ہوں گے, یا پھر اس
डिसीजन को भुगतेगा कौन? विमेन, ठीक है. तो लोअर क्लास में और मिडिल क्लास में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं कि अगर वहाँ के जो मेल हजरात है, मर्द हजरात है, अगर वो गलत डिसीजन ले रहे हैं तो उनकी वजह से सारी चीज़ें भुगतनी पड़ रही हैं औरतों को. वो अब्यूसिव रिलेशनशिप्स, फाइट्स एंड एवरीथिंग. तो इसकी वजह से भी ये भी एक एलिमेंट है हमारी सोसाइटी का, जिसकी वजह से जो वुमेन्स हैं वो ज़्यादा स्ट्रेस का शिकार रहती हैं, ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार रहती हैं, उन्हें ज़्यादा इश्यूज़ हैं. एक लेडी थी जिन्होंने बताया था कि उनके हस्बैंड उन्हें बहुत ज़्यादा मारते हैं और उन्हें वहाँ घर पे वो जाती भी हैं, फिर थोड़े दिन बाद वो वापस वहाँ पे हॉस्पिटल में छोड़ जाते हैं. उनकी 2 बेटियाँ हैं और वो बहुत ज़्यादा हमसे जैसे बोल रही थी बहुत अच्छी तरह, और रिक्वेस्ट भी एक तरह से कर रही थी कि उधर वो अपने घर पे रहना चाहती हैं और वापस जाना चाहती हैं, अपने सबके साथ मिलके रहना चाहती हैं, लेकिन उनके हस्बैंड उनको एक्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे और वो उन्हें अपने साथ नहीं रखना चाहते थे. डॉक्टर दबीर ने एक और वजह भी बताई थी, मैं उस पर ज़्यादा इशारा करना चाहूँगा, जिसका मैडम ने भी जिक्र किया है मीडिया के वजह से. डॉक्टर दबीर ने एक जिक्र किया था, याद होगा आपको, मोबाइल फोन का जो कहा था उन्होंने. डॉक्टर दबीर ने एक बात का जिक्र किया था कि जो हमारे ड्रामे हैं वो ग्लोबलाइज हैं कि बहुत ज़्यादा है या लड़का है वो एक इमेज बना लेता है कि मेरे पास मेरा जो भी शरीके हाथ होगा, जो लाइफ पार्टनर होगा, उसका ये लेवल होगा. हाँ, और जब वो नहीं आता तो उसके बाद नतीजे में ज़हनी दबाव का शिकार होता है. उस तरह के मरीज भी आ रहे हैं वहाँ पे. ये एक बहुत अहम सवाल है मेरा. ये चीज़ वैसे भी अगर ओवरऑल हम देखें तो ये हमारे कल्चर का पार्ट इस तरह बन रही है कि हमने ये देख लिया है कि जो क्योंकि नीड फॉर अफेक्शन और लव जो है ना, वो क्योंकि घरों से इस तरह से मिल नहीं रहा, पेरेंट्स की तरफ से नहीं मिल रहा. हमारे ये कल्चर नहीं है कि माँ जो है वो बेटी को हक करेगी, या माँ जो है वो बाप जो है वो बेटी को कहेगा कि आप अच्छी लग रही हो बेटा, आप प्यारी लग रही हैं. वो चीज़ जो नीड क्रिएट हो रही है ना, वो नीड बच्चा फुलफिल करना चाहता है सोसाइटी में बाहर जाकर. वो समझता है कि कोई मुझे अगर कहेगा कि आई एम लुकिंग गुड प्रिटी, या मुझे मेरी तारीफ करे या कोई वो चीज़ करे, तो मैं बहुत ये ज़्यादा अच्छी चीज़ ज़्यादा देखने को मिला एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स. फीमेल में 1 या 2 आइसोलेशन वार्ड थे और मेल्स में एक भरी कतार थी आइसोलेशन वार्ड्स की भी. और इसके अलावा जो वहाँ वो वार्ड था जहाँ पर बहुत एक्सट्रीम पेशेंट रखे गए थे जो सिवियर इश्यूज़ के साथ या क्रॉनिक डिसऑर्डर के साथ थे, वो मेल थे. आपने अगर ये नोट किया हो तो फीमेल में ज़्यादातर जो है वो इस तरह के इश्यूज़ थे, जो जनरल इश्यूज़ हैं हमारे, वो वाले इश्यूज़ थे. तो ये भी बहुत कॉमन हमें नज़र आ रहा था वहाँ पर डिफरेंस कि किस तरह से हम, और इसका मकसद भी इसको भी जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि ऐसा क्यों है कि मेल सिवियर इश्यूज़ लेकर क्यों आ रहे हैं, फीमेल जो है वो बहुत जनरल इश्यूज़ के साथ क्यों आ रही है. मे भी शायद वुमेन ने एक्सेप्ट कर लिया है. हाँ, वो अब्यूज उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, वो जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं हाँ, और औरतों पर जो है वो यहाँ बहुत दफ़ा ये भी है कि अगर साइकोसिस लाइक सिम्टम्स होते हैं, या वो अगर हेलुसिनेशन रिपोर्ट कर रही हैं, या अगर वो इस तरह की चीज़ें रिपोर्ट कर रही हैं, तो उनको अमूमन जिन्नात का साया कहकर या ये चीज़ें कहकर भी ख़त्म. हाँ, वो भी ये कह रही थी कि हम रूहानी इलाज करवा रहे हैं, दवाई भी ले रहे हैं, और मेरे बेटे का हम रूहानी इलाज भी करवा रहे हैं क्योंकि साया वगैरह भी है. वो अमूमन ज़ाहिरी बात है हिस्टेरिया के सिम्टम्स हैं या इस तरह की हिस्टेरिकल हो जाते हैं या ऐसी चीज़ें, तो उसको जिन्नात का साया कहकर या बाबा वगैरह से इलाज करवाया जा रहा होता है, जिसकी वजह से और मज़ीद ख़राब हालत हो जाती है. और फिर बहुत सारे डेथ रिपोर्ट भी हमें देखने को मिलते हैं. तो ये चीज़ बहुत कॉमन है जिसको समझने की ज़रूरत है. और वहाँ जो लोग आ रहे थे वो लोअर क्लास से बहुत ज़्यादा थे, जिसमें ऑलरेडी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि अगर कोई पागल वर्ड यूज़ करते हैं उसके लिए कि ये पागल हो गए, अब ये ठीक नहीं हो सकते और अब हमें यहाँ छोड़ के जाना है, तो दोबारा लेकर भी नहीं जाना. तो ये बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो हमें देखने की, एड्रेस करने की ज़रूरत है. लेकिन मेरा भी एक सवाल होगा स्टूडेंट से, आप लोगों ने जो वहाँ देखा, आप लोगों को क्या लगता है? क्योंकि देखिए प्रॉब्लम के बारे में हर कोई बात करता है, हम 1000 बार प्रॉब्लम्स की बात करते हैं. हमने ये डिस्कस कर लिया इश्यूज क्या थे, हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि किस किस्म के मसाइल सामने नजर आए, औरतों के क्या थे, मर्दों के क्या. मैं आप लोगों से ये सवाल करूंगी कि आप अपनी कैपेसिटी में रहकर क्या चेंज ला सकते हैं. यानी अब हम सोल्यूशन की बात क्यों ना करें, हम अब आगे बढ़ें और सोल्यूशन की तरफ जाएं ना. मसाइल पे तो बात हो गई, हम देखकर भी आगे मसाइल किए. आप में से 2 या 3 मुझे ये जवाब दें कि आप अपनी कैपेसिटी में रहकर, जितनी आपकी कैपेसिटी है उसमें आप क्या चेंज ला सकते हैं, या कम से कम अपने घर में ही क्या ला सकते हैं. जी, मैंने एक चीज़ जो खुद एक्सपीरियंस किया, आई थिंक जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम या जो भी है उसको ओवरकम करने के लिए ये कि हम लोगों की सुनते नहीं हैं. ठीक है, अगर हमें हमारी फ्रेंड्स या कोई भी एक बार इशू बताएगी फिर दोबारा तो हम यही बोलेंगे तो हमेशा यही करती रहती है. तो अगर हम किसी को भी घर में या फ्रेंड्स को या किसी को भी अगर हम सुन लेंगे तो शेयर करने से भी काफ़ी हद तक बंदा रिलैक्स हो जाता है.
तो बेसिक जो हमें इनिशिएट करना चाहिए इसी से कि हम शेयर करें अपनी प्रॉब्लम्स भी दूसरों के साथ, या अपनी अच्छी बातें भी शेयर करें और उनके भी मसाइल हम सुनें। मैम इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी कि हम लोग जो है फ़ौरन लेबलिंग कर देते हैं, हमें लेबलिंग भी रोकनी चाहिए कि अगर हमारे फ्रेंड सर्कल में भी किसी को कोई इशू आ रहा है तो हमें उसको मॉनिटराइज करना चाहिए, उसको फ़ौरन लेबल नहीं करना चाहिए, अच्छा तुम पागल हो, तुम तो करती ही हो। ये चीज़ें हमें जो है थोड़ी रोकनी चाहिए और अवेयरनेस लानी चाहिए सबके बीच। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे हमारी मैम ने कहा कि हम अपने कैपेसिटी में रह के क्या मतलब ऐसी चीज़ें कर सकते हैं कि हम सोसाइटी को सर्व करना शुरू करें। तो सोल्यूशन की तरफ जाना है तो ये है कि अगर हम लोग, हमारी मैम ने जैसे बात भी की कि सोशल मीडिया और एक बेहस होते जा रहे हैं, जो कि एक बात सही है। अगर अब हमारे प्लेटफॉर्म्स देखें तो उस पर कंपैरिजन इतना बढ़ गया है कि हम एक दूसरे की सुनने से हटकर हम एक दूसरे को कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। और पर्सनली अगर फील करें कि मैं यहाँ पे एज अ साइकोलॉजिस्ट स्टूडेंट जो मैं हूँ, मैंने अपने आप को पर्सनली ये फ़ील किया है कि जब यहाँ से मैं जो सीखता हूँ वो मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट करता हूँ, तो मैं लोगों को अब सुनना शुरू किया है और उनके सुनने से ही वो इतना रिलीफ फील करते हैं कि आप अपनी कैपेसिटी में लोगों को सुन के चेंज कर सकते हैं। और अगर एज अ स्टूडेंट में तो आप ऐसे कोई सेशंस कर सकते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हैं कि जिससे लोगों को अवेयरनेस मिले। जैसे यहाँ हम होके आए, यहाँ से अब हमें पता है ना, हम अपनी तरह की उसको महदूद क्यों रखें, तो क्यों ना हम इसको दूसरे सोसाइटी तक पहुँचाएँ, बाकी सब तक पहुँचाएँ कि हमने क्या सीखा और आप भी कैसे कर सकते हैं। तो ये छोटे छोटे प्रोग्राम्स भी हम कर सकते हैं जिससे अवेयरनेस होगी और यकीनन हम लोग कहीं ना कहीं बेहतरी की तरफ जाना शुरू होंगे। बहरहाल हमारी इस पूरी ट्रिप का जो असल मकसद था, इसमें बच्चों के बीच में ये अवेयरनेस पैदा करनी थी कि किस तरीके से हम लोगों के अंदर एक्सेप्टेंस आनी चाहिए, हम लोगों को लेबलाइज नहीं करना चाहिए और हर एक को लिसनिंग पावर जो है अपनी इन्हेंस करनी चाहिए कि अगर आपके सर्कल में कोई आपके पास कोई इशू लेकर आ रहा है तो आप उसे सुने, उसकी बात को जो है इग्नोर ना करें। और रही बात वहाँ पर हम लोगों ने जो बहुत सारे पेशेंट्स देखे, हम लोगों को ये मतलब हुआ कि हमें शुक्र अदा करना चाहिए अपनी नेमतों का। और आखिर में मैं अपनी यूनिवर्सिटी मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने हमारे लिए इतनी अच्छी ट्रिप अरेंज करवाई। हमारे टीचर्स मैम शमाइला, सर मुस्तफ़ा और हमारा चेयरपर्सन हसन, थैंक यू सो मच।